हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पॉलिसी इम्प्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे इन क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स। वी हैव फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। और फिस्कल पॉलिसी किस चीज़ों से रिलेटेड होता है? इट रिलेट्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन, एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज जनरली रिलेटेड टू मनी सप्लाई। Classical macroeconomics में we have three things: एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड लोनेबल फंड। तो सबसे पहले हम लोग फिस्कल पॉलिसी के बारे में जानेंगे, और फिस्कल पॉलिसी में हम ये देखेंगे कि हाउ इट अफेक्ट द प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, राइट। And it relate to government spending and taxation. When government spending increases, how that spending is financed. So we know that अगर government के पास तीन sources है to finance its resources. First, government अपना tax increase कर सकती है so that the revenue to government will increase. सेलिंग बॉन्ड्स, so गवर्नमेंट कैन ऑल्सो सेल द बॉन्ड्स टू द पब्लिक, उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। एंड इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू मनी सप्लाई, और वे हम लोग इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन तीनों का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। Right. So we'll see first of all about the selling bonds. It will not have any effect on price and output, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों मिलके प्राइस डिटरमाइन करते हैं, प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं। और हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में कोई भी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग का कोई भी रोल नहीं होता है, इसीलिए इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन प्राइस एंड आउटपुट। ओके, so we'll see another stuff. When government spending increases, demand for the loanable fund increases. So we know कि और इसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट अगर ज़्यादा स्पेंड कर रही है, तो अगर वो पब्लिक में अगर इफ़ गवर्नमेंट इज़ फाइनेंसिंग दैट इज़ रिसोर्सेज फ्रॉम सेलिंग द बॉन्ड्स टू द पब्लिक, उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इंक्रीज़ होगा। और अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होता है, फंड्स के मामले में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमें एक और चीज़ पता है कि इन्वेस्टमेंट कम होता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाते हैं, क्योंकि इन दिस केस देन जो भी नई कंपनीज होती है जो नए नए प्रोजेक्ट्स उठाती है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो उसकी वजह से कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि उस जो कॉस्ट है उसको पार कर पाते हैं। इसकी वजह से खूब सारे प्रोजेक्ट्स पीछे रह जाते हैं, हेल्ड बैक। ओके, so we know that when the rate of interest increases, it also play a stabilizing role, means AD is stable. ये काफ़ी important question है एग्जाम के लिए कि how the interest rate play a stabilizing role। अभी जो मैं आगे बताने जा रही हूँ वो आप उसका आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में। तो ये ग्राफ है जो कि आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है, राइट। तो इसमें हमने इन्वेस्टमेंट का ये लाइन है और ये है इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। उसकी वजह से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उसकी वजह से दो एडजस्टमेंट विल अकर। सो विल सी कि वो कौन कौन से दो एडजस्टमेंट होंगी। तो पहला तो ये हो जाएगा कि सेविंग रेट बढ़ेगा। सेविंग रेट बढ़ेगा तो कंजम्पशन विल डिक्लाइन। कंजम्पशन डिक्लाइन होगा तो हमें पता है कि वो हमने ग्राफ में शो किया है बाय द डिस्टेंस ए। ओके, एंड द अनदर एडजस्टमेंट इज सम इन्वेस्टमेंट होंगे जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो लिए ही नहीं जाएंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कॉस्टलियर हो गया इसलिए। तो दिस डिक्लाइन इन कंजम्पशन दैट इज विच इज़ मेजर्ड बाय डिस्टेंस ए एंड डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट। ए प्लस बी तो है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जितना इतना ही तो बढ़ा है ना। तो एज अ रिजल्ट जो एग्रीगेट डिमांड है वो स्टेबल ही है, ठीक है। तो एंड अगला देखते हम, व्हेन गवर्नमेंट फाइनेंसेस इट्स स्पेंडिंग बाय प्रिंटिंग मोर मनी, तब क्या होगा।
उसकी वजह से क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट अप proportionately and there will be no impact on output. You see in this graph that aggregate supply we know in classical macroeconomics is a straight line. एग्रीगेट डिमांड ये है, जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई मतलब गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है बाय प्रिंटिंग द न्यू मनी, तो उसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगा इन द इकोनॉमी, तो सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, देयर विल बी ओनली price changes. In this case it increases when the money supply increases in the economy. So next is the tax policy. We have the autonomous tax and we have the income tax, right? So a tax cut, ओके सो अगर टैक्स कट होता है, इसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर ज़्यादा आपके पास पैसा है हाथ में तो कंजम्पशन विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट? So we'll see. Then if the government sell the bond to public to replace the revenue loss, तो उसकी वजह से क्या होगा, again the demand for loanable fund will increase and in this case the interest rate will increase and there will be no impact on price and output. We have seen in this diagram on this graph. So this will be the same explanation, right? एंड द अदर वी हैव इज़ द इनकम टैक्स इफेक्ट. इनकम टैक्स में कोई इफेक्ट होगा, सप्लाई साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ द लेबर विल इंक्रीज एज आफ्टर टैक्स रियल वेज हैज़ इंक्रीज. क्योंकि अगर आपका इनकम टैक्स डिक्रीज हो गया है तो जो आफ्टर टैक्स जो वेज बच रही है वो तो बढ़ेगी ना. अगर पहले आप अगर 10% इनकम टैक्स देते थे, नाउ अगर 5% हो गया है, तो नाउ द जो वर्कर्स है उनके पास अभी ज़्यादा वेज है, आफ्टर टैक्स जो वेज है उनके पास वो ज़्यादा है, तो जो लेबर सप्लाई विल इंक्रीज क्योंकि रियल वेज हैज़ इंक्रीज, राइट? हैज़ अ सप्लाई ऑफ लेबर विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर आपका सप्लाई अगर इफ देयर इज अ विद इंक्रीज इन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, तो मोर प्रोडक्शन विल बी देयर. क्लासिकल एएस विल शिफ्ट राइटवर्ड. सो विल सी हेयर. तो जैसे पहले एएस था एंड देन वी हैव एएस 2, इट विल शिफ्ट इन दिस राइटवर्ड डायरेक्शन. तो अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड है, तो पहले प्राइस ये था, नाउ द प्राइस विल डिक्रीज. ओके, हैंस द प्राइस देयर विल बी अ रिडक्शन इन द प्राइस लेवल. सो विल सी further. Now we come to monetary policy impact, effect on price level. So there will be no effect on the real variables, employment और output. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, MCQ में काफ़ी बार पूछी जाती है. when the money supply increases people use the taxes money. तो जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो लोग क्या करेगा, लोगों का स्पेंडिंग बढ़ेगा. अगर स्पेंडिंग बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर द गुड्स विल इंक्रीज. अब क्या है कि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में. अगर फर्म्स चाहे कि वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो भी वो नहीं कर सकते क्योंकि लेबर ही नहीं है मार्केट. जैसे क्या होगा कि जो लेबर है, डिमांड फॉर द लेबर इंक्रीजेस, वेजेस विल इंक्रीज. और अगर हमें पता है अगर वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल शो इन द प्राइस एंड द प्राइस फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो इंक्रीजेस और लास्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा मनी सप्लाई का. एंड हैंस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मनी न्यूट्रलिटी का. तो आपको ये याद रखना है कि नॉमिनल वेरिएबल होता है मनी एंड हैंस इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनी रियल वेरिएबल. व्हेन वी से रियल वेरिएबल वी मीन दैट आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो बस इतना ही है. थैंक यू सो मच. अगर आपको क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी लेक्चर लेके आ जाऊँगी.